Good morning students, myself Nisha. So in the last video we have discussed about the fundamentals of principle of management which is given by the Henry Fayol. तो हमने लास्ट वीडियो में इसके फंडामेंटल्स पढ़े थे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के जो 14 प्रिंसिपल्स हमें हेनरी फ्योल ने दिए थे। और अब हम इस यूनिट में स्टडी करेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और उसकी टेक्निक्स। ये किसने दी थी? F.W. टेलर ने। पिछले वाले दिए थे हेनरी फ्योल ने। अब जो हम प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स पढ़ेंगे मैनेजमेंट की, ये दी हैं F.W. टेलर ने। तो we will discuss about it. What is the meaning of scientific of management? It refers to that management which thinks that by scientifically analyzing work and it would be possible to find one best way to do it. तो F.W. टेलर ने क्या बोला है कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट है विच थिंक दैट बाय साइंटिफिकली एनालाइजिंग वर्क, कि ये सोचता है कि हमें जो वर्क को जो एनालाइज करना है उसको साइंटिफिकली कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे हम उसको पॉसिबल करेंगे कि हम उस प्रॉब्लम का जो है एक वन बेस्ट वे निकाल सके उस प्रॉब्लम को करने के लिए। तो इसको बोला जाता है इसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ परफॉर्मिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट इन अ साइंटिफिक मैनर, कि हमें कैसे मैनेजमेंट के वर्क को जो है वो परफॉर्म करना है, लेकिन जो वो हम परफॉर्म करेंगे वो हमारा साइंटिफिक मैनर में होना चाहिए। तो इसको बोला गया है साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट आता है इसमें फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फर्स्ट है इसमें सिस्टमैटिक अप्रोच, कि साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो हमारी एक साइंटिफिक अप्रोच है टू मैनेजमेंट के लिए, और हम जो है इसका यूज़ करते इंश्योर करने के लिए कि दैट जो ऑल एक्टिविटीज़ हैं हमारी वो कंप्लीट हो रही हो इन अ सिस्टमैटिक और एक साइंटिफिक मैनर में। इसको बोला गया इसको सिस्टमैटिक अप्रोच। सेकेंड आता है इसमें ब्रिंग कंप्लीट मेंटल चेंज, कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो हमें एक कंप्लीट मेंटल चेंज लेके आ जाती है, बोथ ऑनर के लिए भी और एज वेल एज एम्प्लॉयज़ के लिए भी, ऑर्गेनाइजेशन की जो दोनों पार्टीज़ हैं वो स्टार्ट करती है एम करना फॉर मोर और बेटर प्रोडक्शन को टारगेट करते हैं कि हम कैसे जो है ज़्यादा और अच्छी प्रोडक्शन कर सकते हैं, रेदर देन चेजिंग हायर प्रॉफिट्स को ना सोच के कि प्रोडक्शन को कैसे टारगेट करने, कैसे हम ज़्यादा और बेटर प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या कह रहा है कि ये जो है हमारे मेंटल चेंज को भी जो है कंप्लीट चेंज कर देगा एक तरह से। थर्ड पॉइंट आता है इसमें डिस्कार्ड ट्रेडिशनल मैनेजमेंट, कि जो अप्रोच है हमारी साइंटिफिक मैनेजमेंट की वो कम्प्लीटली पूरी तरह से ट्रेडिशनल मैनेजमेंट को डिस्कार्ड कर देगी, ख़त्म कर देगी। इट कॉल फॉर द डिस्कार्डिंग ऑफ ओल्ड टेक्निक्स एंड अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्निक्स एंड मॉडर्न टेक्निक्स, कि हम पुरानी ओल्ड टेक्निक्स को ख़त्म करके हम न्यू और मॉडर्न टेक्निक्स को एडॉप्ट करेंगे, जिसका एम होगा हमारी एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़ को इम्प्रूव करना। दिस इज़ नथिंग बट द आउटकम ऑफ कंप्लीट चेंज जो है वो हमारे एटीट्यूड में हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट आता है इसमें रिक्वायर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल। इसमें क्या है कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो रिक्वायर करते एक बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल्स, कि बहुत ही स्ट्रिक्ट वे में ऑब्जर्वेंस करना हमारे रूल्स का, बिकॉज क्योंकि जो रूल्स हैं वो फॉर्म्ड किए जाते हैं only after due analysis and there is a very little chance of error in them, कि सारी चीज़ों को एनालाइज किया जाता है पहले, तभी हम अपने रूल्स को फॉर्म किए जाते हैं, और उसमें बहुत ही लिटिल चांस होता है कि उस रूल्स में जो है कोई एरर होगा, अनलेस जो रूल्स हैं उनको फॉलो किया जाता है स्ट्रिक्टली द साइंटिफिक टिंज के अकॉर्डिंग जो गिवन दिए थे हमारे टू मैनेजमेंट के लिए, एंड मे फेड अवे making it no different from the traditional management. लास्ट पॉइंट आता है इसमें इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स, कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो मेन एम है वो होता है इंक्रीज़ करना वर्कर्स की एफिशिएंसी को,
दिस इज़ डन थ्रू कंडक्टिंग वेरियस काइंड्स ऑफ स्टडी। ये तभी हो सकता है जब हम कंडक्ट करेंगे वेरियस काइंड्स ऑफ स्टडी को, जैसे कि टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड फैटीग स्टडी। हम इन दोनों को, तीनों को जो है आगे फर्दर जो है डिस्कस करेंगे। अभी बस आप ये सोच लो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो मेन एम है वो होता है इंक्रीज़ करना द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स की। ठीक है, ये थे इसके 5 फीचर्स। आई होप आपको ये समझ आएगा। अब नेक्स्ट हम इसमें करेंगे कि क्या क्या प्रिंसिपल्स क्या दिए थे FW टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के। फर्स्ट आता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कि प्रिंसिपल्स ने बोला था दैट वी शुड नॉट गेट स्टक इन अ सेट रूटीन विद द ओल्ड टेक्निक्स ऑफ डूइंग वर्क, rather we should be constantly experimenting to develop new techniques which make the work much simpler, easier and quicker। इन्होंने क्या बोला है कि ये प्रिंसिपल बोलता है दैट वी शुड नॉट गेट स्टक, कि हम जो है स्टक नहीं रह सकते एक सेट ऑफ रूटीन में विद अपनी पुरानी टेक्निक्स के साथ जो हम काम कर रहे हैं। रैदर वी शुड, हमें जो कॉन्स्टेंटली जो है एक्सपेरिमेंट करना होगा, डेवलप करनी होगी न्यू टेक्निक्स, जिससे हमारा जो वर्क है वो ज़्यादा सिंपलियर हो सके, ईजियर हो सके और वो जो है जल्दी हो सके। इसका मीनिंग ये था। सेकंड आता है इसमें हारमोनी नॉट डिस्कार्ड, कि सच एन एटमॉस्फेयर जो है क्रिएट किया जाता है, शुड बी क्रिएटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट, जो हमारी लेबर और जो मैनेजमेंट है उसको कंसीडर किया जाता है ईच अदर को इंडिस्पेंसेबल में। तो टेलर ने क्या रेफर किया था टू सच अ सिचुएशन एज अ मेंटल रेवोल्यूशन, कि उनका जो है मेंटली भी रेवोल्यूशन होना चाहिए। Taylor firmly believes that the occurrence of a mental revolution would end all conflicts between two parties and would be beneficial to both of them। कि टेलर ने बोला, इसको फॉर्मली बिलीव्ड है कि मेंटल रेवोल्यूशन की अक्रेंस की वजह से जो दो पार्टीज़ के बीच में कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और उन दोनों को जो है साथ में रह के अगर वो काम करें, उनके कन्फ्लिक्ट्स ख़त्म हो रहे हैं, उनके बीच में भेदभाव ख़त्म हो रहा है लेबर या फिर मैनेजमेंट के बीच में, तो उनको उस चीज़ का बेनिफिट भी मिलेगा। थर्ड प्रिंसिपल आता है इसमें कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कि ऑल दी एक्टिविटीज़ जो डन की जा रही हैं डिफरेंट पीपल्स के थ्रू, उनको हम कैरी ऑन करें, आगे लेके जाएं, और उसका जो विद स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल कॉपरेशन, एक म्यूचुअल कॉपरेशन के थ्रू टेलर ने क्या सजेस्ट किया है कि दैट मैनेजर और जो वर्कर हैं वो शुड जॉइंटली डिटरमाइन स्टैंडर्ड्स, वो मिलकर जो है अपने स्टैंडर्ड्स को डिटरमाइन करें। ये इंक्रीज़ कर देगा हमारी इन्वॉल्वमेंट, और जो हमारा दस इन टर्न जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगी, कि हम कोई भी काम करें उसमें हम आई यूज़ ना करके वी यूज़ करें, इंडिविजुअलिज्म ना करें, बल्कि एक कॉपरेशन से करें, कि अगर कोई काम जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो डिफरेंट पीपल्स के थ्रू जो है वो डन की जा रही हैं, हमें उनको कैरी ऑन करना चाहिए विद द स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल कॉपरेशन के साथ। फिर इसमें फोर्थ पॉइंट आता है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हीज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इसमें क्या बोला है, जो एफिशिएंसी है हमारी ईच और एवरी पर्सन की, उसकी जो है टेक केयर किया जाना चाहिए उनके राइट का, उनकी सिलेक्शन के साथ। जब हम एक प्रॉपर अरेंजमेंट कर देंगे एवरीबॉडीज़, हर एक की ट्रेनिंग का वो करना चाहिए, हमें प्रॉपर अरेंजमेंट करना चाहिए हर एक की ट्रेनिंग का। इससे क्या होगा, इट शुड ऑल्सो बी टेक केयर ऑफ दैट ईच इंडिविजुअल शुड बी अलॉटेड वर्क अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड इंटरेस्ट। जब हम हर एक पर्सन की जो भी ट्रेनिंग ले रहा है उनका हम प्रॉपर अरेंजमेंट करेंगे कि इस बंदे को इस चीज़ की ट्रेनिंग चाहिए, उसका हमने प्रॉपर अरेंजमेंट कर दिया, तो इससे क्या होगा, हमारे दिमाग में टेक केयर रहेगी कि ईच इंडिविजुअल को जो हमने वर्क अलॉट करना है वो अकॉर्डिंग टू उसकी एबिलिटी और उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये इसके 4 प्रिंसिपल्स थे। इसने 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं FW टेलर ने। हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। तो इन दोनों में से कोई भी एक 16 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। अब नेक्स्ट हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि क्या क्या टेक्निक्स हैं हमारी साइंटिफिक मैनेजमेंट की।
इसकी 9 टेक्निक्स हैं, हम वन बाय वन सारी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आता है इसमें फंक्शनल फॉर्मेनशिप। फंक्शनल फॉर्मेनशिप एफ.डब्ल्यू. टेलर के अकॉर्डिंग क्या है? इट रेफर्स टू दैट टेक्निक of scientific management which make possible the full utilization to the principles of specialization। इसने कहा है कि ये रेफर्स करती है कि वो टेक्निक साइंटिफिक मैनेजमेंट की विच मेक पॉसिबल, जो पॉसिबल करे कि हम फुल यूटिलाइजेशन करें अपना प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन का, कि हर एक को इक्वली ट्रीट करे, तो उससे जो मेरा काम है वो पॉसिबल हो जाएगा, उसका जो फुल यूटिलाइज हो जाएगा, किसका? ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेशलाइजेशन का। इसमें क्या है, दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टोटली बेस्ड होती है हमारी प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन में, और वो फुल यूटिलाइज करती है हमारे एक्सपर्टाइज का और वेरियस एक्सपर्ट्स का, कि जितने भी मेरी कंपनी में एक्सपर्ट्स लगे हैं उनका मैं फुल यूटिलाइज करूँ। तो इन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, जो वर्क है उसको डिवाइड किया जाता है इनटू स्मॉल पार्ट्स में, और हर एक पार्ट में असाइन किया जाता है उसका एक्सपर्ट। तो इन दिस मैनर जो बेनिफिट है स्पेशलाइजेशन का, हम उसको जो है अवेल कर सकते हैं। इसको बोला जाता है इसमें फंक्शनल फॉर्मेनशिप। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ फॉर वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज़, के ये एक वो प्रोसेस है जिसमें हम वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज़ का स्टैंडर्ड को जो है वो हम फिक्स कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन बाय द वर्कर इन डे में बी स्टैंडर्डाइज, की अमाउंट ऑफ वर्क, कितना अमाउंट ऑफ वर्क जो है वो वर्कर्स कर रहे हैं एक दिन में, उसको बोला इन्होंने स्टैंडर्डाइज। इन अदर वर्ड्स, जो वर्कर इज़ एक्सपेक्टेड टू डू द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ वर्क एवरी डे, कि वर्कर जो हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो इतना स्टैंडर्ड ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क जो है वो हर दिन करेंगे। तो इन सेम मैनर में जो स्टैंडर्ड है वो ऑल्सो भी सेट कर दिया जाता है, रॉ मटेरियल का, मशीन का, टूल्स का, टेक्निक्स का, या किन कंडीशंस ऑफ वर्क में उन्होंने काम करना है, कि हमें जो भी काम करना है हम उसका एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देंगे, कि हमें वर्क जो है वो एवरीडे या इन अ डे इतना ही वर्क करना है। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? टू रिड्यूस अ गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप, साइज एंड करेक्टरिस्टिक्स, कि इससे हम रिड्यूस कर देंगे जो भी हमारा गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट होगा, टू किसके साथ? फिक्स टाइप या फिर साइज़ या फिर उसके करेक्टरिस्टिक्स के साथ। फिर जो हमारी क्वालिटी होगी स्टैंडर्ड्स की, हम उसको भी इंश्योर कर सकते हैं, और जो परफॉर्मेंस होगी मेरी, स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस होगी मैन्स की और मशीन की, उसको हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आएगा इसमें सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन क्या होता है? इट रेफर्स टू पुट एन एंड टू अननेसेसरी टाइप, क्वालिटी, साइज, वेस्ट एंड एटसेट्रा ऑफ प्रोडक्ट्स, कि जो भी मेरी अननेसेसरी टाइप्स की जो एंडिंग हो रही है, क्वालिटी कुछ मिल रही है, इसका साइज़ कुछ हो रहा है, वेट कुछ हो रहा है प्रोडक्ट का, तो उन सब का जो है हम सिंप्लीफाई कर देंगे, उसको बोला इन्होंने सिंप्लीफिकेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट इज़ ऑल राइट ऑफ शूज़ मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है एक, वो मैन्युफैक्चर कर रही है शूज़ 0 साइज़ का, 1 2 3 4 5 साइज़ के कर रही है। बट अगर वो स्टार्ट कर दे मैन्युफैक्चरिंग करना शूज़ की 0 0.5 1 1.25 1, ऐसे कॉन्टीन्यूटी में वो चलती रहे, तो इट विल भी जो है ये सिंपली जो है गलत हो जाएगा। इसके लिए कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं होगी डिफरेंस ऑफ सच साइज़ के अंदर। तो इन सच अ सिचुएशन डिफरेंट टाइप्स की मशीन जो है वो विल बी शेल हैव टू बी इंस्टॉल्ड कर दी जाएंगी, जिससे जो मेरा स्टॉक है वो और ज़्यादा मोर स्टॉक जो है वो बने, और जो मेरा लेबर का कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ हो जाए। तो ये इसमें बोला गया सिंप्लीफिकेशन। देयरफॉर इट इज़ एडवाइजेबल हो जाएगा ये मैन्युफैक्चर करने के लिए शू, कि हमने एक मशीन ली, उस पर मैंने वर्कर्स रखे, तो मैं क्या कर रही हूँ, इंस्टेड ऑफ शूज़ बनाने की कंपनी जो है 1 2 3 4 5 का शूज़ बना रही है, तो वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया मैन्युफैक्चर करना शूज़ 0 का, 0.5 0 समथिंग 8 1 1.25, ऐसे उसने मैन्युफैक्चर कर दिया।
तो ये कि उसके लिए थोड़ा गलत हो जाएगा एक ही पर्सन। तो वो क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइज़ को बनाने के लिए शूज़ को, वो और ज़्यादा मशीनरीज़ को जो है, नंबर ऑफ़ टाइप्स ऑफ मशीनरीज़ को जो है इंस्टॉल्ड कर देंगे और हर मशीनरी पे एक वर्कर को अपॉइंट कर देंगे, जो उनकी लेबर कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी उसके साथ, और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, और जो काम है सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट का वो आंसरेबल हो जाएगा उस पर्सन के लिए। तो इससे क्या होगा, इफ़ेक्टिंग इकॉनमी इन द यूज़ ऑफ मशीन्स, कि जो मेरी इफ़ेक्टिंग इकॉनमी है वो यूज़ में आ जाएगी मेरे मशीन्स के, और इफ़ेक्टिव इकॉनमी इन द स्टाफ। अब नेक्स्ट आता है इसमें फोर्थ मेथड स्टडी। इसमें क्या है, इट रेफर्स टू आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल वे टू डू अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, कि ये रेफर्स करता है कि मैं आइडेंटिफाई कर लूँगी एक मोस्ट सुटेबल वे अपनी पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ को करने के लिए। मैं इसमें कंडक्ट करूँगी स्टडी को, प्रोसेस चार्ट बनाऊँगी, ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक्स का यूज़ करूँगी, जिससे मेरा मेन ऑब्जेक्टिव जो है स्टडी का वो फाइंड आउट हो जाएगा कि मैं इन्हें एक बेस्ट वे निकालनी है अपनी जॉब को करने का, थ्रू द विद द हेल्प ऑफ मेथड स्टडी। फिफ्थ आता है इसमें मोशन स्टडी। मोशन स्टडी क्या बोलता है कि मैं कंडक्ट करूँगी स्टडी ऑफ मोशन को बीइंग परफॉर्म्ड करा के बाय वर्कर से या मशीन से वाइल डूइंग द जॉब, की जो भी मशीन और वर्कर्स की जो जॉब है उसने क्या परफॉर्म करना है वो मैं स्टडी ऑफ मोशन से परफॉर्म करूँगी। जो मूवी का कैमरा है उसको यूज़ किया जाता है कंडक्ट करने के लिए इस स्टडी को, जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है वो होता है एलिमिनेट करना अननेसेसरी इमोशंस को। अब नेक्स्ट आता है इसमें सिक्स्थ मेथड टाइम स्टडी। टाइम स्टडी क्या होता है, मैं डिटरमाइन कर दूंगी स्टैंडर्ड टाइम का जो मुझे रिक्वायर्ड है एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्जांपल अभी शू की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, उसमें उसका मोशन चल रहा है, मशीन अपना काम कर रही है, वो काम उसका मोशन के थ्रू हो रहा है, वो वर्कर्स और मशीन्स काम कर रही है। लेकिन एक शूज़ को बनाने के लिए मैं उस मशीन में एक टाइम फिक्स कर दूंगी कि एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम जो मुझे रिक्वायर है वो फिक्स कर दूंगी। तो इससे क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज टाइम टेकन बाय द सेवरल एक्सपीरियंस ऑफ द सेम वर्क, तो इससे जो है मेरा स्टडी जो है वो कंडक्ट हो जाएगी मेरी एक स्टॉप वॉच की हेल्प से। जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा इस स्टडी को करने का वो होगा टू गेट द एस्टिमेटेड फिगर ऑफ लेबर कॉस्ट, कि लेबर कॉस्ट को जो है एक एस्टिमेटेड फिगर मिल जाएगी, और जो डिटरमाइन कर दूँगी मैं द नंबर ऑफ़ रिक्वायर्ड वर्कर्स, कि कितने मुझे नंबर ऑफ़ रिक्वायर्ड वर्कर्स की जो है ज़रूरत है वो। और लास्ट इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू डिसाइड अबाउट द सुटेबल इंसेंटिव प्लान्स, कि मैं डिसाइड भी कर सकती हूँ सुटेबल इंसेंटिव प्लान्स भी। सेवेंथ पॉइंट आता है इसमें फैटीग स्टडी। फैटीग स्टडी क्या बोलता है कि इट रेफर्स टू डिटरमाइनिंग द ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर जॉब्स, कि मैं डिटरमाइन करूँगी अपना ड्यूरेशन या फिर फ्रीक्वेंसी मेरे रेस्ट इंटरवल्स की, वो कितने टाइम में एक पर्टिकुलर जॉब को जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। द रेस्ट रिफ्रेश दी वर्कर्स, जो रेस्ट है वो रिफ्रेश कर देंगे मेरे वर्कर्स को। दे वर्क अगेन विद देयर फुल कैपेसिटी, और वो दोबारा से वर्क करेंगे अपनी फुल कैपेसिटी के साथ। जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा इस स्टडी को करने का वो होगा टू मेंटेन द एफिशिएंसी लेवल ऑफ वर्कर्स, की एफिशिएंसी लेवल ऑफ वर्कर्स को जो है वो मैं मेंटेन कर लूँगी। देयर में भी सो मैनी कॉजेज़ हो जाएंगे इस फैटीग के, सच एज लॉन्ग वर्किंग आवर्स हो जाएगा, पुअर वर्किंग कंडीशंस हो जाएंगी, अनसूटेबल वर्क हो जाएगा, और अनहैप्पी रिलेशनशिप हो जाएगा बॉस के साथ। ठीक है। एट्थ पॉइंट आता है इस पर डिफ्रेंशिएशन वेज सिस्टम। इसमें क्या होता है, इट रेफर्स टू दैट टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट विच डिफ्रेंशिएट्स बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स, कि ये वो टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो डिफ्रेंशिएट करती है, किसको डिफ्रेंशिएट करती है, बिटवीन एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स को। तो
इन्होंने टेलर ने एडवाइस दी है कि हम अडॉप्ट करें डिफरेंशियल वेज सिस्टम को इन ऑर्डर टू मोटिवेट करने के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम वेजेस जो हैं वो पे किए जाने चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कितना उन्होंने वर्क किया है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कितना उन्होंने टाइम स्पेंड किया है उस काम को करने के लिए। तो टू डिफरेंट वेज रेट के जो सिस्टम्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। वन इज़ दी हाई वेज रेट होना चाहिए कि जो वेज का रेट है वो हाई होना चाहिए, और सेकंड क्या है, लो वेज रेट होना चाहिए। अब इसमें लास्ट पॉइंट आता है इसका मेंटल रेवोल्यूशन। लास्ट पॉइंट है इसमें मेंटल रेवोल्यूशन। ये क्या होता है, इट रेफर्स टू द चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स टूवर्ड वन अनदर फ्रॉम कंपटीशन टू कोऑपरेशन। इसमें क्या होएगा कि हमारा जो एटीट्यूड है मैनेजमेंट का वो चेंज हो जाएगा, और वर्कर्स का किसके टूवर्ड्स, एक दूसरे के टूवर्ड्स, और जो मेरा कंपटीशन आ रहा है मेरी कोऑपरेशन के टूवर्ड्स, उसमें जो है हमारा एटीट्यूड चेंज होना मैनेजमेंट का और वर्कर्स का। मेंटल रेवोल्यूशन जो है वो कॉल किया जाता है फॉर द चेंज इन द माइंडसेट ऑफ बोथ एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स, कि जो भी माइंडसेट है मेरा एम्प्लॉयर्स का और मेरा वर्कर्स का, दोनों के में चेंज लेके आना। एज पर टेलर ने क्या बोला है, जो रेवोल्यूशन है माइंडसेट का ऑफ बोथ द एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स का, वो रिक्वायर्ड है कि एम्प्लॉयज़ का भी माइंडसेट हमें चाहिए और वर्कर्स का भी चाहिए, बिकॉज इट विल प्रमोट द फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन, क्योंकि वो फीलिंग प्रमोट करेगा कोऑपरेशन की एक दूसरे के मन में, और इससे जो है हमें बेनिफिट भी मिल सकता है, बेनिफिशियल होगा ये हम दोनों की पार्टीज़ के लिए। तो नॉर्मली इट इज़ सीन दैट द कन्फ्लिक्ट होते हैं, नॉर्मली ये देखा जाता है कि कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं हमारे एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स के बीच में, जिससे जो रिज़ल्ट आता है वो हमारे प्रॉफिट्स में डिवीज़न हो जाती है विद बोथ द पार्टीज़ के बीच में, और जो डिमांड है शेयर ऑफ प्रॉफिट्स की वो लार्जर हो जाती है। तो दिस इज़ द मेन रीज़न। तो ये मेन रीज़न है वह कि मेंटल रेवोल्यूशन की हमें क्यों ज़रूरत है। सो ये इसकी टेक्निक्स थी 9। आई होप आपको ये इसकी 9 की 9 टेक्निक्स जो है वो समझ आ गई होंगी। एक बार आप दोबारा से सुनना बैक फॉरवर्ड करके, अगर नहीं समझ आई तो यू विल कमेंट डाउन, आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट वीडियो और इन कमेंट ऑल्सो। सो thank you so much. If you like it then please subscribe my channel, like, comment and share. Thank you.